कि अगर पुलिस अरेस्ट करती है, पुलिस को तो आपने प्रोटेक्ट कर दिया, पुलिस एक किसी आदमी को अरेस्ट करती है तो वो कोर्ट में लाती है। वहां पर कोर्ट के अंदर जज भी होना जरूरी है, वहां पर वकील भी होना जरूरी है, वहां पर स्टाफ का होना भी जरूरी है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि पुलिस का होना तो जरूरी है, लेकिन जो बचाने वाले लोग हैं या जो लोग उसके ऊपर न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आप प्रायोरिटी नहीं देंगे। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है। फ्रंटलाइन वॉरियर को जो वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, उसमें लॉयर्स, जजेस और कोर्ट स्टाफ के शामिल ना होने को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी और जनहित याचिका दाखिल करने के बाद चीफ जस्टिस ने 2 हफ्ते के अंदर सरकार से इस पर जवाब मांगा है कि क्यों वकील, कोर्ट स्टाफ, जजेस फ्रंटलाइन वॉरियर नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर एडवोकेट अमित खेमका साहब जुड़ गए हैं। करीब 3 दशक से ज्यादा का बड़ा अनुभव है और ज्यादातर इकोनॉमिक ऑफेंसेस के मामले में, एसएफआईओ आपने सुना होगा, उस तरह के बड़े मामलों में वो अपीयर होते रहे हैं, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। तो आज सुप्रीम कोर्ट में खेमका साहब पेश हुए। तो खेमका साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये फ्रंटलाइन वॉरियर के डेफिनेशन में एडवोकेट, जजेस, कोर्ट स्टाफ को बाहर क्यों रखा गया, नंबर 1। और दूसरा, क्या कारण था आपने कहा कि इनको वैक्सीनेशन पहले इसी प्रायोरिटी लिस्ट में जैसे पुलिस वालों को, सैन्य बलों को, डॉक्टर्स को दी जा रही है, वैसे ही इस प्रोफेशन के लोगों को दी जाए। सर। विप्लव भाई, एक सरकार ने एक्सपर्ट ग्रुप बनाया फॉर द पर्पस ऑफ गाइडेंस ऑन वैक्सीनेशन। ये एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया, उसमें बड़े ओहदेदार लोग हैं और इसको अगस्त के महीने में, अगस्त 2020 में सरकार ने बनाया। इस एक्सपर्ट ग्रुप का ये काम था कि वो सुचारू रूप से वैक्सीनेशन का काम हो, किसी के साथ भी अन्याय ना हो, मॉरल्स और कन्वीनियंस और इकोनॉमिक्स, इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए और देश हित का ध्यान रखते हुए उन्हें इसके बारे में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी और इसके बारे में एक व्यवस्था, सुचारू व्यवस्था बना के तैयार करनी थी। ठीक है। और उसकी एक रिपोर्ट उन्होंने दिसंबर के महीने में दी। कुछ लोगों ने, जो लोग इस बात, उनकी रिपोर्ट से बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते थे, तो उन लोगों ने इसके ऊपर आरटीआईज डाली और ये कहा कि ये बताया जाए कि क्या मटेरियल आपके पास था, क्या क्या चीजें आप लोगों ने कंसीडर करी। तो उसके ऊपर जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास इससे रिलेटेड कोई भी मटेरियल नहीं है। और सडनली जनवरी के महीने में ये उन्होंने ये कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स होंगे, उसके बाद में फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे, फ्रंटलाइन वर्कर्स में पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, म्युनिसिपल वर्कर्स, ये लोग सब होंगे। लेकिन उसमें कहीं भी मीडिया कर्मी और वकीलों का या जजेस का या कोर्ट स्टाफ के बारे में कुछ भी नहीं था। तो मद्रास बार एसोसिएशन ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, हम लोगों ने कई रिप्रेजेंटेशंस सरकार को दिए कि ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। आप ये देखिए कि अगर पुलिस अरेस्ट करती है, पुलिस को तो आपने प्रोटेक्ट कर दिया, पुलिस एक किसी आदमी को अरेस्ट करती है तो वो कोर्ट में लाती है। वहां पर कोर्ट के अंदर जज भी होना जरूरी है, वहां पर वकील भी होना जरूरी है, वहां पर स्टाफ का होना भी जरूरी है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि पुलिस का होना तो जरूरी है, लेकिन जो बचाने वाले लोग हैं या जो लोग उसके ऊपर न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आप प्रायोरिटी नहीं देंगे या उनको आप फ्रंटलाइन वर्कर नहीं मानेंगे। तो ये एक बहुत ही हमें ऐसा महसूस हुआ कि ये न्यायपूर्ण नहीं था। तो और रिप्रेजेंटेशंस के बावजूद उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का एक्शन नहीं हो रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना ही पड़ा। ठीक है। खेमका साहब, मुझे अब ये बताइए
कि एक तो पहले मुझे ये बताइए कि ये फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स हैं उनकी डेफिनेशन में जो वैक्सीनेशन की प्रायोरिटीज में है उनको कौन कौन से हैं, नंबर वन। नंबर दो चीज, जुडिशियल ऑफिसर्स, कोर्ट मतलब एडवोकेट्स, जजेस और कोर्ट स्टाफ ना डालने का कोई स्पेसिफिक कोई रीजन था या उन्होंने बहुत से लोगों को छोड़ रखा था? देखिए 170 पेज के करीब की इनकी रिपोर्ट है जी जो कि इंटरनेट पे भी मौजूद है। जी। जो एक्सपर्ट ग्रुप इसके ऊपर सरकार ने बनाया, ये बनाया गया था 7 अगस्त को और इसकी रिपोर्ट जो है 28 दिसंबर की रिपोर्ट है, ऑपरेशनल गाइडलाइंस 170 पेज की है और उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं जी। लेकिन उन्होंने ये तक नहीं लिखा है कि उन्होंने किन किन सोसाइटी के किन किन हिस्सों का क्लेम उन्होंने कंसीडर किया। एक बात यह होती है कि मेरा क्लेम कंसीडर किया जाए और उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया हो या उसका कोई कारण दिया हो कि नहीं इसका हम कोई कारण हमारे पास में नहीं है, तो फिर ये पिक एंड चूज है क्या खेमका साहब? हमारा ये कहना है कि पिक एंड चूज आप अगर ना भी इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करें तो ये कम से कम किसी एक न्यायपूर्ण या एक किसी पॉलिसी पे आधारित नहीं है। एक कोई एक जो कहते हैं कि कोई तरीका आपने निर्धारित नहीं किया है, कोई एक पॉलिसी निर्धारित नहीं की है कि किस तरीके के लोगों को आप पहले लाएंगे। और जबकि हमने डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट इसके अंदर साथ में दी है तो उन्होंने ये कहा कि सरकार के तंत्र के अंदर जो लोग भी एक सिस्टम को चालू रखने के लिए जरूरी हैं उन सबको फ्रंटलाइन वर्कर माना जाएगा। उन्होंने हेल्थ वर्कर्स को और ऐसे लोगों को जो कि किसी भी सिस्टम के लिए जरूरी है, सरकार का तंत्र चलाने के लिए जरूरी है, उन लोगों को उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पे माना। अमेरिका की हमने एक रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की, उसके अंदर उन्होंने लीगल सिस्टम से जुड़े हुए लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पे ट्रीट किया यूएसए के अंदर। तो हम लोग भी एक डेमोक्रेसी हैं, हमारे यहाँ भी जुडिशियल सिस्टम और हमारे जो 4 स्तंभ हैं उनसे जुड़े हुए लोगों को आप अगर फ्रंटलाइन वर्कर नहीं मानते हैं तो ये उचित नहीं। ठीक है खेमका साहब, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं, अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि एक एडवोकेट साहब ने कोविड के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी कि कोविड के दौरान कुछ प्रायोरिटीज के लोगों के ही मामले सुने जा रहे हैं, कुछ सीनियर एडवोकेट्स के ही मामले सुने जा रहे हैं। तब उस जजमेंट में बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने दावा किया था कि हमने कितने मामलों को सुना, जबकि हम बेंचेस बैठाई, हमने सब किया। खेमका साहब मुझे ये बताइए, क्या इसका कोई आंकड़ा आपकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट को दिया गया कि ड्यूरिंग पेंडेंसी, ये जो पेंडेमिक चला, कोविड चला, उस समय कितने जुडिशियल ऑफिसर, लॉयर्स और इनको इफेक्ट हुए? क्या इस तरह का कोई आंकड़ा दिया गया? विप्लव भाई, हमारे पास में ऐसा कोई आंकड़ा तो नहीं था, लेकिन हम उदाहरण जरूर दिए कि बहुत सारी बार कई कोर्ट्स को क्लोज करना पड़ा सिर्फ इसलिए कि वहां पर कोरोना के केसेस पाए गए थे। हमने बहुत सारे वकीलों ने अपनी जान खोई है, बहुत सारे जजेस ने अपनी जान खोई है, बहुत सारे कोर्ट स्टाफ ने इस दौरान अपनी जान खोई है और जो लोग बच भी गए हैं उनके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपको सब विदित होगा कि कोरोना के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जितने भी लोग कॉम्प्लिकेटेड केसेस जिनके भी हुए उनके आफ्टर इफेक्ट्स बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आप इन सारी परिस्थितियों में आखिरकार आप एक तरफ कोर्ट के अंदर सारी कोर्ट्स को करीब करीब फिजिकल स्टार्ट कर दिया गया है। हमने नोटिफिकेशंस लगाए कि यूपी में सारी लोअर कोर्ट्स फिजिकल हो गई हैं, दिल्ली में 50% फिजिकल हो गई है, महाराष्ट्र में फिजिकल हो गई है। तो ऐसे में आप कोर्ट फिजिकल चला रहे हैं लेकिन आप वैक्सीनेशन के लिए प्रायोरिटी कैटेगरी में उन्हें नहीं डाल रहे हैं। तो ये ठीक है। अच्छा खेमका साहब, अब मुझे ये बताइए, क्या ये जो वैक्सीनेशन मांगा है आपने पर्टिकुलर किस उन एरिया के लिए मांगा है जो पेंडेमिक जहां ज्यादा रहा है, या आपने देश भर के एडवोकेट्स, जजेस इनको शामिल किया है, नंबर 1? और नंबर 2 चीज, क्या इसका मोटा मोटा अनुमान है कि वो कितनी बड़ी संख्या में हो सकते हैं देश में?
देखिए, मुझे हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमारी पिटीशन जो फाइल हुई थी वो 16 जनवरी को फाइल हुई थी। जी जी। और 16 जनवरी के बाद से अब तक काफी इम्प्रूवमेंट है सिचुएशन के अंदर। काफी एरियाज ऐसे हैं जो कि जिनको कि आज कोरोना फ्री बोला जा रहा है। लेकिन बात यह है कि वो ज्यादातर एरियाज रूरल एरियाज हैं। अगर आप देखें तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोरोना को हमारे देश के लोगों की जो इनहेरेंट इम्यूनिटी है, इसके लिए कि हम अपने देश को ब्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ पे हाइजीन नहीं है, हमारे यहाँ पर प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, तो शायद जो लोग गंदा पानी पीते हैं, शायद जो लोग अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं, उनकी बॉडीज में ज्यादा इम्यूनिटी थी, बजाय उन लोगों के जो कि अच्छा पानी, साफ पानी पीते हैं, आरओ वाटर पीते हैं और सो कॉल्ड बहुत ज्यादा हाइजीनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। ऐसे लोगों के मुकाबले उन लोगों ने इसको, उनकी बॉडीज ने टक्कर दी है इस कोरोना की महामारी को। इसीलिए आप देखिए कि रूरल एरियाज में इसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं है जितना कि अर्बन पॉपुलेशन में है। ठीक है। लेकिन जितना भी जुडिशियल वर्क होता है वो अर्बन पॉपुलेशन में ही होता है। जी जी जी। और मुझे नहीं लगता कि ये नंबर कोई बहुत ज्यादा बड़ा नंबर होगा। ये मुश्किल से 50 लाख से 1 करोड़ लोगों के बीच का, जितने हेल्थ वर्कर्स हैं, करीब करीब उतना ही बड़ा नंबर ये जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए लोगों का होगा। ठीक है। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे खेमका साहब होगा, इनफैक्ट में आपने प्रेयर में कहा क्या है, केवल कोरोना वॉरियर्स की उस लिस्ट में शामिल कर देना या प्रायोरिटी के साथ उसको वैक्सीनेशन का काम शुरू कर देना, नंबर 1। और आप इसका पहले जवाब दे दीजिए, फिर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेता हूं। देखिए, हमारा तो कहना यही है कि जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए लोगों को प्रायोरिटी कैटेगरी में रखकर उनका वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। जी 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 जी। और क्योंकि ये प्रायोरिटी कैटेगराइजेशन जो हुआ है, इसका कोई डिक्लेयर्ड या ट्रांसपेरेंट आधार नहीं है, इसलिए ये जरूरी है कि हमें कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन दिया जाए। ठीक है। सरकार को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते का समय फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आप संतुष्ट हैं या और कम समय में ये काम हो जाना चाहिए था? हाँ, मैंने रिक्वेस्ट किया था कोर्ट को शॉर्ट डेट के लिए, तो उसके बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब आपको 2 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा उस पर हैकल नहीं कर सकते हैं और ना करना चाहिए। तो उसको हम लोग, उसको कोई इश्यू बनाने का पॉइंट नहीं था। तो अगर वो हमें नजर आ रहा था कि वो हमारे साथ संवेदना रखते थे, तो ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूँ 2 हफ्ते का टाइम के बाद जब सुनवाई होगी तो कोर्ट जरूर जवाब मांगेगी सरकारी। निश्चित रूप से फ्रंटलाइन वॉरियर है उसकी श्रेणी में, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में निश्चित रूप से जुडिशियल लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका एक बड़ा खेमका साहब ने कारण बताया। फिजिकल कोर्ट्स हो गए हैं, लोग जेलों में सड़ रहे हैं, एडवोकेट साहब जाते हैं, जजेस बैठते हैं, कोर्ट स्टाफ बैठता है, कोरोना ले रहे हैं। तो इसलिए अगर उनको वॉरियर नहीं घोषित किया जाएगा तो फिर किनको? तो सवाल बड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर नोटिस किया है और उम्मीद है सरकार इस पर पॉजिटिव जवाब देगी। तो खेमका साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।